चलिए बेटा, अब जरा ध्यान से देखेगा तो नॉर्मली बेटा हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म हो चुका है, जिसमें हमने लिंगरिंग चैलेंजेस डिस्कस किए थे बेटा। ठीक है, जिसका कंप्लीट सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया कि रूरल क्रेडिट क्या होता है, उसकी समस्या क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। राइट। फिर हमने डिस्कस किया कि द एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और किस तरीके से सरकार ने उसको बेटा रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाई। तो जो सेकंड टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, द एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो एमर्जिंग चैलेंजेस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इसके भी दो सिचुएशंस है बेटा। पहला है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। ठीक है। और दूसरी जो समस्या है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बेटा हमारा कंप्लीट एक चैप्टर ही है। राइट। जहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले डिटेल में तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, इन दोनों में क्या सिचुएशन है। देखो, जनरली बेटा आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रूरल एरिया में, जो हमारा रूरल एरिया होता है बेटा, वहां पर जनरली जो रोजगार का साधन है वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर में ही लोग इंडल्ज होते हैं। अब जब लोग मैक्सिमम एग्रीकल्चर में इंडल्ज होते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करती है इकोनॉमी, ये है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है बेटा, वो एग्रीकल्चर में ज्यादा लोगों का होना इसको क्रिएट करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि भैया एग्रीकल्चर के बाहर, आउटसाइड द एग्रीकल्चर, और भी क्या ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट के। अगर है तो लोगों को उसमें भी इंडल्ज होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेटा देखिए, जितना केमिकल का हम यूज कर लें, जितना भी केमिकल का यूज कर लें, कि वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को नुकसान देता है। बिल्कुल एनवायरमेंट को नुकसान देता है, प्लस हमारी हेल्थ की इश्यूज है उसके। आप केमिकल से बना हुआ प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपका नुकसान तो होना ही है। जैसा आपने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वाले में, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड वगैरह। और ये कॉस्टली भी होते हैं। अगर हम दैट इज मॉडर्न एग्रीकल्चर करें तो डेफिनेटली फार्मर के लिए बहुत कॉस्टली है। बट ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो आपके एनवायरमेंट के लिए सही है। केमिकल का यूज डिस्क्राइब करती है, एनवायरमेंट के लिए करेक्ट है, आपके हेल्थ के लिए सही है, प्लस किसान के लिए कन्वीनियंट भी है। तो इसका बेसिक फ्रेमवर्क ये है सर। पहले तो हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर के बाहर, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के बाहर कौन से साधन है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के, ये पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करके किस तरीके से हम रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हैं, एज वेल अपने जो एनवायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला पॉइंट, फिर हम पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो फ्रेश हेडिंग डालिए बेटा फटाफट से। फ्रेश हेडिंग डालिए, एम्प्लॉयमेंट। आई होप सो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। अच्छा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बेटा काफी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो अभी से हमने वर्ड यूज किया है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में। तो जरा फटाफट मेरे साथ के साथ नोटिंग कीजिए। कहते हैं फाइंडिंग ऑप्शन, फाइंडिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल livelihood is an important is an important emerging challenge of rural development। ठीक है, ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, छोटा सा ही टॉपिक है, बट ध्यान से सुनिएगा इसको प्लीज, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है।
कहते हैं द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के बाहर हमें और कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं बेटा रोजगार के। तो इन ऑप्शन को देखिए फटाफट से। पहला ऑप्शन है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन लिखे हुए बेटा यहाँ पे, आपको देखना है। अच्छा देखिए ध्यान से जरा, 2 मिनट कॉन्सेंट्रेशन सुनना बेटा। कहते हैं फाइंडिंग ऑप्शन, देखो हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं बेटा किसके लिए, सस्टेनेबल लिवलीहुड लाइवलीहुड के लिए, इज इंपॉर्टेंट एंड इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर सारे पर्सन एग्रीकल्चर में ही अपने आप को रोजगार करेंगे, अगर एग्रीकल्चर में ही अपना रोजगार ढूंढेंगे, तो बेटा ये क्या नुकसान है, कैसे नुकसान है। सर ऑलरेडी एग्रीकल्चर में ओवरबर्डन है, बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा अपने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पर मैंने कुछ डेटा एनालिसिस आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 50% लोग तो हमारे एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं। अब जब 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन या यू कैन से द वर्कफोर्स इंडल्ज है बेटा एग्रीकल्चर में, तो डोंट यू थिंक कि सर वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है। हाँ, ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो द पॉइंट बिंग सर और भी लोग अगर वहां जाएंगे जॉब के लिए, काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो बढ़ेगा। तो दैट्स वाई बेटा यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर से बाहर जाकर कुछ ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं बेटा जहां पर हम रोजगार भी क्या कर सके बेटा, डेवलप कर सकें, और रूरल डेवलपमेंट भी हम पॉसिबल कर सकें। तो कुछ ऑप्शंस हैं बेटा यहाँ पर, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा जो एग्रीकल्चर के बाहर जाके अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, आप जानवरों को पाल कर बेटा उनका बिजनेस कर सकते हैं। जैसे गाय पाली आपने, राइट, तो उसके दूध का डेयरी क्रिएट कर सकते हैं बेटा, उसका दूध सेल ऑफ कर सकते हैं, राइट। पोइट्री, पोइट्री भी बेटा एक बहुत अच्छा साधन है, मुर्गियों का पालना, ठीक है। फिशरीज, मछलियां पाल सकते हैं बेटा आप, इनका बिजनेस कर सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर, आपने हॉर्टिकल्चर जैसे बेटा फूल, पत्तियां, इन सब का बिजनेस होता है, फ्लावर्स वगैरह का, तो हॉर्टिकल्चर में आती है सारी चीजें। और कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में जनरली कौन आता है बेटा, जो पापड़ वगैरह बनाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, तो ये सारे बिजनेस भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, रूरल एरिया में डेवलप कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के बाहर जाके बिजनेस होते हैं बेटा, राइट, बट ऑप्शन तो है। तो इन बिजनेसों को भी डेवलप करके बेटा हम एग्रीकल्चर बर्डन कम कर सकते हैं, और बाकी जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा, उन लोगों को शिफ्ट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो अपने आप रूरल एरिया डेवलप होने लगेगा। हालांकि इनकी डिटेल बेटा आपको सिर्फ रीड करनी है, बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, रीजन बीइंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं इजीली। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें इसकी खाली थ्योरी लिखने में, ठीक है। तो इसको बुक से देख लेना, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, फिशरीज क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होता है, इन सारी चीजों को आप एक बार बुक से रीड जरूर कर लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको मीनिंग आपको समझा दिया है। क्या समझ आया बेटा आपको ये, बोलो जी फटाफट से, क्लियर हुआ ये? इसको नोट करो बेटा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट सिचुएशन। अब आइए बी पे। बी क्या था बच्चा हमारे पास, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा वैसे तो बेटा मैं आपको डिटेल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक चैप्टर आएगा आपका आगे चल के एनवायरमेंट वाला, उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको। बस मैं एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है, डेफिनेटली पता है, जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, ठीक है, और नेचुरल जो खाद वगैरह होती है उनका यूज करके बेटा एग्रीकल्चर करते हैं, जनरली वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बेटा, देखो आज की टाइम में अगर आज का सिचुएशन में देखूं तो जो इंसान है उसने क्या करा, डेवलपमेंट की जो हदें हैं बढ़ा दी, और नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज करने लग गया, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करने लग गया, एनवायरनमेंट को डैमेज करने लग गया, पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ा दिया हमने। तो कहीं ना कहीं बेटा ये सब चीजें हमारे फ्यूचर जनरेशन को फेस करनी पड़ेगी।
तो डेफिनेटली जैसा मान लीजिए अभी जो भी हम कर रहे हैं, राइट, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, ओवर कटिंग ऑफ द ट्रीज हो रही है बेटा, पेड़ों को ज्यादा काट रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे नुकसान कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सेसिव यूटिलाइज कर रहे हैं बेटा, तो क्या कहीं ना कहीं क्या ये अर्थ हमारी अपनी है, या हम यहाँ पर सिर्फ एक किराएदार की तरह है, और हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी बेटा क्या सिर्फ उस पे हमारा राइट है या फ्यूचर जनरेशन का भी राइट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि भाई देखो, ये जो अर्थ है ना ये आपकी नहीं है, आप यहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ के रिसोर्स का यूज करें, इट्स ओके, बट उस रिसोर्सेस का भैया इस तरीके से यूज कीजिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, ठीक है। दूसरा, इन्वायरमेंट को आप नुकसान ना पहुंचाएं। तो क्या अगर मैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करूं, वो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है क्या? नो सर। वहां तो हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, नुकसान हो रहा है, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट नहीं होता। इसलिए बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें प्रमोट करना है, विल हैव टू यूज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द एग्रीकल्चर सेगमेंट। समझे? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए जरा इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुछ समझ आया बेटा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में? इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग that realize upon the use of organic inputs or cultivation, ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। यानी कि अगर आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो वहां पर आप किसका यूज कीजिए? ऑर्गेनिक इनपुट्स का। कहते हैं एनिमल मैन्योर एंड compost are the basic example of organic farming, sorry, organic input, organic inputs, ठीक है। एक नोट पॉइंट, कहते हैं इट डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स। केमिकल इनपुट्स में क्या क्या आते हैं बेटा आपकी? तीन चीजें, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये हमारे केमिकल इनपुट्स हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो आपको काफी कुछ मैं बता ही चुका हूँ। देखो उधर, कहते हैं सर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टम है जिसमें फार्मिंग की जाती है बेटा, किस पे ट्रस्ट करके बेटा? ऑर्गेनिक इनपुट्स के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा? एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ कॉन्सेप्ट जहां पर बेसिकली हम एग्रीकल्चर करते हैं बेटा ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज करके। ऑर्गेनिक इनपुट्स में जनरली आपका काउडक्स या एनिमल मैन्योर्स वगैरह और कंपोस्ट वगैरह आ जाते हैं बेटा, मतलब बेसिक एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स। काउडक्स इज द एग्जांपल। और कंपोस्ट बेटा होता क्या है, जब हम देखो कंपोस्ट क्या होता है, जैसे हमने गड्ढा किया, ठीक है, उस गड्ढे में जो हमारे पत्ते वगैरह होते हैं उनको डाला और गड्ढे को बंद कर दिया, ठीक है। अब वो कुछ टाइम बाद ना वो सड़ जाते हैं, वो पत्ते जितने भी होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो उन पत्तों का हम खाद बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोस्ट, ठीक है। और एनिमल मैन्योर तो आपको पता है, गोबर वगैरह का यूज करके हम खाद का यूज करते हैं। और इन सब चीजों से जब एग्रीकल्चर करी जाती है, तो उस एग्रीकल्चर को, उस फार्मिंग को, उस कल्टीवेशन को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं,
ठीक है जी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरह से केमिकल इनपुट्स को बेटा क्या करता है, बेटा डिस्कार्ड करता है इसके यूज को, कि आप एग्रीकल्चर करते वक्त, कल्टीवेशन करते वक्त आप किसी भी तरीके का केमिकल यूज ना करें। तो ना तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है, ना ही इंसेक्टिसाइड्स, ना ही पेस्टिसाइड्स। तो इन सब का यूज अवॉइड करके जो भी एग्रीकल्चर करी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और डेफिनेटली जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी यूज होगी तो डेफिनेटली हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा और क्या कहते हैं, हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को डैमेज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बेटा एक बेटर प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को हम अचीव करेंगे। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया हो बेटा, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। फिर इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं। देखो भाई, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बचा वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि क्वेश्चन आता है भैया हमें क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, इसके क्या कारण है। तो इसके कुछ रीजन है बेटा जिससे कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। तो कहते हैं द फॉलोइंग आर सम नोटेबल एडवांटेजेस। बहुत सिंपल है बेटा, ये ऑलरेडी आपको पता भी है इन सब चीजों के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सर सबसे पहला जो बेनिफिट है बेटा हमारे पास, वो है ये डिस्कार्ड करता है द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। इससे सॉइल की फर्टिलिटी को कोई नुकसान नहीं होता बेटा। ठीक है, और जो हमें फूड मिलता है वो हेल्दियर होता है एंड टेस्टियर होता है। हेल्दियर और टेस्टियर, गांव में जाते हो बड़ा अच्छा लगता है खाना। उसका कारण है बेटा इनएक्सपेंसिव, सॉरी, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिन होल्डर फार्मर। चलिए, ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स है बेटा जो एक तरह के एडवांटेजेस हैं एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के। ठीक है, तो एक मिनट इनको देख लीजिए फटाफट से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था जी, डिस्कार्ड करता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं केमिकल फर्टिलाइजर की बात करूं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करूं बेटा, तो ये देखो यूज करने से इससे एग्रीकल्चर में डेफिनेटली थोड़ा उसका जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। लैग ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सॉइलिंग वो कम हो जाता है, यानी कि जल्दी से प्रोडक्शन होता है। बट मुझे एक बात बताइए, क्या केमिकल कभी भी सॉइल के साथ मिल सकता है क्या? हाँ, जैसे हमारी खाद है वो मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी बन जाती है, बट क्या केमिकल ऐसा हो सकता है बेटा? नहीं, वो केमिकल है, केमिकल ही रहेगा। राइट, और उल्टा वो पोल्यूशन फैलाएगा बेटा, जिसको आप सॉइल पोल्यूशन भी कह सकते हैं। और डेफिनेटली वाटर पोल्यूशन भी बेटा इससे क्रिएट होता है। मैं इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो इसलिए बेटा ये ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कार्ड करता है बेटा, इनके यूजेस को, इनके केमिकल फर्टिलाइजर को इनका यूज ना करें, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब ना हो। ठीक है, और एनवायरमेंट भी हमारा प्रोटेक्टिव रहे। दूसरा, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ऑब्वियस सी बात है। एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता ऑर्गेनिक फार्मिंग से। सॉइल जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊपन बेटा बना रहता है, सस्टेन रहता है, खराब नहीं होता, डैमेज नहीं होता। ठीक है, इससे जो हमें फूड मिलता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और टेस्टियर भी होता है बेटा फूड। अगर कभी गाँव वगैरह विजिट करते हो बेटा, तो जैसे मान लो खेत से हम कोई फ्रूट, कोई सब्जी लेकर आए, वेजिटेबल्स लेकर आए, अगर उसको नॉर्मली भी आप बना दोगे ना तेल में फ्राई करके, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है आपको। क्यों? क्योंकि सर वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक नेचुरल प्रोडक्ट है। राइट, उसमें किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं मिला हुआ है जो उसके टेस्ट को खराब करे। ठीक है जी। और लास्ट आता है सर, यहाँ पर जो भी हमें टेक्नोलॉजी मिलती है वो इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब खर्चीला कम होता है, बहुत खर्चीला नहीं होता बेटा नॉर्मली। अब एक बात होता है यार, काउ डंग क्या ही महंगा होगा, वो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और कंपोस्ट वगैरह आपको बनाना होगा भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो यानी कि जो स्मॉल और मार्जिन होल्डर फार्मर्स होते हैं बेटा, उनके लिए जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी मिल जाती है बेटा एग्रीकल्चर करने के लिए, वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है, खर्चा नहीं होता वहाँ पे। ठीक है,
तो ये कुछ नोट है, पॉइंट है, इनको एक बार अगेन आप नॉर्मली रीड कर लेंगे बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, विद दिस द रूरल डेवलपमेंट चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया बेटा। एंड आई होप सो कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझा हो। इसको रिवीजन करते रहना बेटा अच्छे से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त होती है।